तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। आज हम लोगों का बेटा केमिकल काइनेटिक्स का बेटा तीसरा लेक्चर है और इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स केमिकल काइनेटिक्स के बेटा देख लिए हैं। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बेटा नहीं देखा है वो जाकर मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये थर्ड लेक्चर अटेंड करिएगा, ठीक। तब आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। 20 से आप कुछ भी देखेंगे तो आपको बातें कम समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर बेटा रेट लॉ देख लिया था और देख लिया था बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा जिससे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है और किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ जो है, रेट लॉ का मतलब जो रेट है वो किस किस रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, वो कितने अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने सीख लिया था और वहां पर एक बेटा मैंने बताया था रेट कांस्टेंट कैपिटल के, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे 2 वर्ड होते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। फिलहाल आज हम लोग सीखेंगे पहले ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी वर्ड हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन चलती है तो बेटा एक्सपेरिमेंटली, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन चलती है बेटा तो एक्सपेरिमेंटली हम उसका रेट लॉ निकालते हैं। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट टाइम पर आपको रेट लॉ निकालना बताया गया था तो रेट लॉ निकालना नहीं बताया गया था, एक्चुअली में वो आपको एक्सपेरिमेंटली देगा रेट लॉ और उसकी हेल्प से आपको वहां पर ऑर्डर बताना पड़ेगा। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन लिखी थी 3A + 2B से मैंने बनाया प्रोडक्ट, बना लिया, क्या बना लिया बच्चा, प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका उसने रेट लॉ गिवन कर दिया। मैं फिर से बता दूं, जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है, हम लोग नहीं फाउंड कर सकते, ठीक है। और इसका मैंने रेट लॉ लिख दिया बच्चा dx/dt = k और यहाँ पर मैंने कर दिया a⁻2 और यहाँ मैंने कर दिया b⁻1, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, हमसे पूछा गया कि बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो देखो भाई, जब भी आपके पास रेट लॉ गिवन होगा तो वहाँ जो भी आपके रिएक्टेंट्स की पावर होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए a⁻2 है और बेटा b⁻1 है, मतलब जो रिएक्शन का रेट है वो a² पर डिपेंड कर रहा है और b⁻1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इनकी पावर्स का जो समेसन होता है बेटा, इनकी पावर का बेटा जो जोड़ होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो मैं बोलूंगा ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है। और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है तो बेटा बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा 1 है। और अगर आपसे पूछ दे कि बेटा ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है तो यहाँ पर मैं इनका समेसन कर दूंगा। मतलब मैं अगर लिख लूँ यहाँ पर, अगर मैं ऐसे लिखूँ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पर आंसर आप 2 लिखेंगे। अगर पूछा गया कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है तो आप 2 लिखेंगे। अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपसे बी पूछा जाए तो आप 1 लिखेंगे। अगर आपसे केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दे, ऑर्डर ऑफ क्या पूछ दे, रिएक्शन, तो इनका समेसन करके आप क्या बता देंगे, 3। मतलब ये जो रिएक्शन है बेटा वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कुल मिला के अगर आपने पूछ दिया कभी भी एग्जाम में आ जाए बेटा कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे उसको, कि जब भी हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट्स की पावर होती हैं उनका जो समेसन होता है, द समेसन ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बात समझ गए। तो ये हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। अब जरा ऑर्डर के लिए मैं कुछ बातें जरा बगल में लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ऑर्डर के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकलता है। पहला पॉइंट, जो ऑर्डर हम लोग निकालते हैं, ये जो रेट लॉ लिखा गया है ये खुद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से निकलता है, किसी भी थ्योरी की हेल्प से हम रेट लॉ नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो ऑर्डर हो सकता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मेरे पास जो ऑर्डर है बेटा वो पूरी संख्या भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2, कभी कभी माइनस में भी ऑर्डर हो जाता है। कुछ इनहिबिटर वाले केस होते हैं जहां पर सपोज करो मैंने कोई रेट लॉ लिखा, अगर मैंने इसका रेट लॉ ऐसे लिखा होता dx/dt = k, ऊपर तो a लिखा और नीचे मैंने b लिख दिया। मान लो किसी का रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली ऐसा आ गया। अब देखिए, अगर किसी का रेट लॉ बेटा ऐसा आ गया
तो बताइए ए की पावर तो यहाँ चलो 1 है मान लिया, मगर जब बी ऊपर जाएगा पावर 1 को लेकर के तो ये पावर बेटा क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ऑर्डर बेटा आपका कोई पूर्णतया संख्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, आपका फ्रैक्शन में भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। कभी कभी कुछ इनहिबिटर होते हैं जो रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, अगर ए बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, मगर बी बढ़ाओगे तो रेट बेटा घट जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बी है वो इनहिबिट कर रहा है, मतलब रिएक्शन को रोकने का काम करेगा। बात समझ रहे हैं? तो दो बातें ऑर्डर को लेकर के आपको विशेष ध्यान देना है। पहला, एक तो ऑर्डर जो निकाला जाता है बेटा वो एक्सपेरिमेंट के अलावा किसी से आप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, मेरे पास ऑर्डर जो है बेटा वो होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और यहाँ पर कभी कभी ऑर्डर निगेटिव में भी होता है। अब चलिए इसको लेकर के हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम लेवल में, बोर्ड लेवल में आपका पूछा जाता है। कभी कभी नीट और जेई मेंस के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मान लो मेरे को कोई एक रिएक्शन लिखा है उसने 2A + 3B + C से उसने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। और उसने, जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट लिखे हों, जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट लिखे हों सब पर रेट डिपेंड करता ही हो। अगर इसका रेट ला मान लो ये लिख के आ गया dx/dt = k, a की पावर मैंने कर लिया 1 और b की पावर मैंने कर लिया 1 और c की पावर मैंने कर लिया 0। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें आपसे ये रेट ला लिख देगा और पहला क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c, और लास्ट में टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतने क्वेश्चन इसमें से पूछ देगा, ठीक है। तो आप a की पावर देख लीजिएगा, तो a की पावर में 1, तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। a के रिस्पेक्ट में बेटा b के रिस्पेक्ट में भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। बेटा c के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 ऑर्डर, और ओवरऑल ऑर्डर आपका 2 हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अगर मैं a को बढ़ाता हूं, अगर आपसे पूछे कि रिएक्शन जब चल रही है तो मैंने अगर a को बढ़ाया तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा, तो a बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा, ठीक है। b बढ़ाने पर भी रेट बढ़ेगा, मगर c की चूंकि पावर 0 लग गई ना बेटा, c की पावर 0 लग गई, इस वजह से इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई। तो c यहाँ पर है ही नहीं कुल मिला के, तो c जो होता है उसको आप बढ़ाएं चाहे घटाएं, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को कितने प्रकार के ऑर्डर पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर मैं बताता हूँ पहले ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शनें होती हैं। तो एक होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और एक होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। पहले मैं सबके एग्जाम्पल्स बता दूंगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है वो बता दूंगा, सेकंड थर्ड 0 सबके एग्जाम्पल बता दूंगा, और एक बताऊंगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 0 ऑर्डर से, उसके रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे, हाफ लाइफ टाइम करेंगे और ग्राफ देखेंगे। इसी तरह से फिर फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे, उसके रेट कांस्टेंट के का डेरिवेशन करेंगे, हाफ लाइफ टाइम देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे। फिर ऐसे सेकंड, और इसके बाद मोस्टली आपका जो सिलेबस है उसमें अगर 12 लेवल की बात करें तो मोस्टली 0 और फर्स्ट ऑर्डर का ही सिलेबस में दे रखा है, बाकी 0 से लेके थर्ड ऑर्डर तक आपका जेई मेंस वाले में है। तो मेरे पास कितने प्रकार की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास होता है जिसको मैं बोलता हूँ बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा मेरे पास होता है बच्चा जिसका नाम होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा बच्चा मेरे पास होता है जिसका नाम होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और फोर्थ नंबर पे मेरे पास आता है बच्चा जिसको बोलता हूँ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे ऑर्डर्स के एग्जाम्पल। तो सभी ऑर्डर्स के आपको एग्जाम्पल मेमोरी में रखने पड़ेंगे कि बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर का है कि ये सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो ऑर्डर होता है मैं थ्योरी से नहीं कर सकता, मैं एक्सपेरिमेंटली कर सकता हूँ, और एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट आता है मेरे पास, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी रिएक्शन का रेट, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का रेट अगर
एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है विद पावर 1, ठीक है। मतलब एक पर डिपेंड मान लो ABC 3 रिएक्टेंट हैं, ठीक है। किसी रिएक्शन में ABC 3 रिएक्टेंट हैं, मगर जो रेट है या तो A की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, या तो B की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, या तो C की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। जैसे A पर डिपेंड करेगा तो B और C की पावर 0 लगी होगी, अगर B पर डिपेंड करेगा तो A और C की पावर 0 होगी, अगर C पर डिपेंड करेगा तो A और B की पावर 0 होगी। तो उस केस में मैं बोलता हूं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, जो लिखने वाले बच्चे जिनको लिखना है मैं बोल देता हूं क्या लिख सकते हैं, इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको लिखूंगा 10 मिनट में, इससे अच्छा मैं बोलना दूं क्या मैं बोलूंगा, ठीक है। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्या कहा मैंने, दोबारा बोलता हूं, इफ द rate of the reaction is depend upon the concentration of one reactant molecule, then the given reaction is known as first order reaction। यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक रिएक्टेंट के अणु पर डिपेंड करेगा तो ऐसी रिएक्शन को हम बेटा क्या नाम जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने A से बनाया प्रोडक्ट, मैंने बनाया A से प्रोडक्ट और इसका मैंने रेट ला लिखा dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ रेट कांस्टेंट हो गया और A की पावर में मेरे पास 1 हो गया। आप साफ देख सकते हैं कि जो रेट है वो A के एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर A की पावर 2 हो जाती, बात सुनिएगा, अगर यहाँ पर A की पावर 2 हो जाती बच्चा, तो ये खटाक से ये सेकंड ऑर्डर का हो जाता। मतलब A पर तो डिपेंड करे मगर उसकी पावर भी बेटा 1 होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो पाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब A पर तो डिपेंड करे मगर बेटा उसकी पावर भी आपकी क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से एग्जांपल। अब आपको एग्जांपल इसके दिमाग में रख के चलने पड़ेंगे, तो मैं 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूँ इसके जो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं H2O2 को डिकम्पोज करूँ, ठीक है, इसका नाम बेटा आपको पता होना चाहिए, इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। इसको अगर स्लाइटली मैं हीट कर देता हूं तो ये पानी प्लस हाफ O2 में टूट जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, मैंने अभी बोला था कि जो ऑर्डर होता है, मैं पहले बोल चुका हूं कि ऑर्डर हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन है उसका रेट ला ऐसे बनता है, देखो बेटा, dx/dt इज इक्वल टू K और H2O2 की पावर 1, इसका रेट ला एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ठीक है। अच्छा, इसका रेट ला अगर ये देखा गया है तो आप देखिए ना, H2O2 की पावर में क्या चढ़ा बैठा है, H2O2 की पावर में 1 चढ़ा बैठा है ना, तो ये किस ऑर्डर का बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का है। और यहाँ पे जो K है उसका नाम बेटा है तो रेट कांस्टेंट, K जो है उसका नाम है तो रेट कांस्टेंट, मगर बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है तो रेट कांस्टेंट मगर हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड होता है SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो ये बेटा SO2 प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। इसका जो डिकम्पोजिशन है बेटा वो भी, इसका रेट ला देखा गया है dx/dt बराबर K और SO2Cl2 की पावर में 1 लगा होता है। जिसकी पावर बेटा 1 आती जाएगी उस समय बोल दूंगा कि बेटा किस ऑर्डर का है, बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। देखो मैंने पहले बोल दिया कि जो ऑर्डर हम लोग निकाल पाते हैं बच्चा वो एक्सपेरिमेंटली निकाल पाते हैं। कैसे निकाल पाते हैं बच्चा, एक्सपेरिमेंटली। तो आपको ये एग्जाम्पल जो हैं वो घर से पढ़ के जरूर जाने चाहिए, क्योंकि उसने अपने जो भी एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं ना, अगर उसमें से उसने कुछ भी पूछ दिया कि भाई किस ऑर्डर का है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे सर ये मैं तो एक्सपेरिमेंटली के चक्कर में पढ़ा रहा। नहीं, आपको जितने बुकों में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो जरूर पढ़ के जाने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता है NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम नाइट्राइड। इसको हीट करता हूं तो बेटा N2 + 2H2O बन जाता है। तो इसका भी जो रेट ला देखा गया है वो dx/dt इज इक्वल टू K, यहाँ पर आपका आ जाता है NH4NO2 की पावर में 1, मतलब ये भी बेटा किस ऑर्डर का चल रहा है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल आपको फर्स्ट, कम से कम ये 3 एग्जाम्पल तो आप घर से जरूर पढ़ के जाएं कि ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का
एक N2O5 का भी होता है। अगर मैं N2O5 को डिकम्पोज कर देता हूँ N2O5, तो यहाँ बन जाता है 2NO2 प्लस 1/2O2। ये भी बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, ये भी आपको करके जाना चाहिए कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को जब मैं हीट करता हूँ तो 2NO2 बनता है प्लस हाफ O2। तो इसका भी जो रेट ला है वो देखा गया है dx/dt = K, और यहाँ पर हो जाता है N2O5 की पावर में 1। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल जो कि आपके फर्स्ट ऑर्डर के हैं बेटा, ये आपको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गया। अगर किसी रिएक्शन का रेट बेटा एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा तो मैं उसे किस नाम से बुलाऊंगा बच्चा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने सब बता दिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जितने भी आप ऑर्डर पढ़ेंगे सबके रेट कांस्टेंट के आप यूनिट जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, यूनिट से बहुत कुछ हम लोग पहचान सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत आसान होता है निकालना कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट के उसका यूनिट क्या है। तो आप सिंपल सा पहले इक्वेशन बना लेंगे जैसा बनता है। जैसे मान लो इसका रेट ला क्या बनेगा, जो आप रेट ला बनता है वो आप बना लेंगे। रेट ला बेटा क्या होगा इसका बताइए, dx/dt = K, और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ A की पावर 1। ये आपका इसका फर्स्ट ला बन गया। अब बताइए, ये लिखा है रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन का जो यूनिट है वो लगा दो, और जो एक्टिव मास का यूनिट होता है मोल पर लीटर वो लगा दो। तो देखो इसका होता है dx बेटा कंसंट्रेशन होता है। अगर मेरे को K का यूनिट निकालना है, यहाँ पर जो K है ये रेट कांस्टेंट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसका यूनिट निकालना है पहले dx का लगा दो मोल पर लीटर। ठीक है, अपॉन चलो मैंने सेकंड लगा लिया, क्या लगा लिया, सेकंड, = K। एक्टिव मास भी आपका अमाउंट, तो ये भी मोल पर लीटर हो गया। मोल पर लीटर आपका कट पिट गया। तो बताइए 1/सेकंड = क्या हो गया, K, या मैं बोल सकता हूँ K = सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये सेकंड इनवर्स भी हो सकता है बेटा। अगर यहाँ पर टाइम मिनट में लिया गया तो मिनट इनवर्स भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम मैं जनरलाइज लिख दूँ तो K = मैं बोल सकता हूँ टाइम, और टाइम का इनवर्स। तो कोई इससे खास बात ये पता लगती है कि अगर किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट मेरे को दे रखा है, ठीक है, किसी रिएक्शन का मेरे को रेट कांस्टेंट दे रखा है और उसका यूनिट आखिरी में लिखा है सेकंड इनवर्स, ठीक है, या लिखा है मिनट इनवर्स, तो मैं उसको देख के बता लूंगा कि बेटा ये जो रिएक्शन है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। मतलब जिस भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टाइम इनवर्स निकल आया, ठीक है, जिस भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बच्चा टाइम इनवर्स निकल आएगा, मैं बता लूंगा कि हाँ भाई ये जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। फटाफट उसको नोट कर लीजिए आप। तो भैया ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलते हैं ये मैंने बता दिया। फर्स्ट ऑर्डर के मैंने आपके लिखने के लिए बच्चा 4 एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया बता दिए, और मैंने फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का बच्चा यूनिट बता दिया कि टाइम इनवर्स होता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको रेट कांस्टेंट दिया है और उसने ये नहीं बताया है कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो मैं के यूनिट को देख के बता सकता हूं बच्चा कि बेटा वो किस ऑर्डर का है। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड नंबर पे आता है जिसका नाम है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है बेटा। अगर किसी रिएक्शन का रेट 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, अगर किसी रिएक्शन का रेट 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो इसे मैं बोलता हूं बच्चा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको मैं कैसे कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखने वाले बच्चे लिखना चाहें, इफ़ द रेट, देखो लैंग्वेज को अपनी कमजोरी मत बनाओ, मैं फिर से बता रहा हूं, लैंग्वेज को अपनी कमजोरी मत बनाओ। आप लैंग्वेज को ऐसे पढ़ो कि खुद से एग्जाम में लिख पाओ, अपनी भाषा में लिख पाओ, सही लिख पाओ। अगर आप टीचर की लिखाई गई लैंग्वेज के सहारे रह गए और एक लाइन बीच में भूल गए ना, तो वो सेंटेंस आप पूरा कर नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अगर सेल्फ की खुद की लैंग्वेज लिखना जिस दिन सीख गए ना बेटा, उस दिन टीचर की बताई गई एक एक बात दिमाग में घूमेगी और अपने मन से पूरा पेपर लिख जाओगे, अगर बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में आते हैं हम लोग अपने। तो मैंने कहा
if the rate of the reaction is depend upon the concentration of two reactant molecules। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लो A से B बन रहा है, मान लो यहाँ तो A से B है, रिएक्टेंट तो यहाँ पर एक ही है, मगर इसका रेट लॉ को ऐसे लिख जाए dx/dt इज इक्वल टू k, और इसी a की पावर में 2 चढ़ के बैठ जाए। ठीक है बेटा, अगर इसी a की पावर में 2 चढ़ के बैठ गया तो ये किस ऑर्डर का भी हो गया, सेकंड ऑर्डर का हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो जाए, हो सकता है कि वहां पर a और b आपस में रिएक्ट होकर के बेटा प्रोडक्ट बना रहे हो। क्या बना रहे हो बच्चा, प्रोडक्ट। तो इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू k। अगर सेकंड ऑर्डर का लिखना है तो यहाँ पर a की पावर 1 हो जाएगा और b की पावर में मेरा 1 हो जाएगा। तो देखो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है वो भी आपकी सेकंड ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा, और जो नीचे बच्चा लिखा है वो भी आपकी बता रही किसकी, सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो एग्जाम में इसके भी देखो पेपर में आएगा कि भाई सेकंड ऑर्डर क्या है, तो आप लिख दोगे ना, कोई मेरे को डाउट नहीं है कि आप नहीं लिख पाओगे, आराम से लिख दोगे। इसको दिखाने के बाद एक एग्जाम्पल हो जाए, तो एक रिएक्शन है, मैंने कहा ना आपको एग्जाम्पल मेमोरी में रखने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे, कारण है एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो एक हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन होती है गर्म करने पे, है ना, इनको गर्म करने पे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एक्सपेरिमेंटली बेटा ये फाउंड करा गया है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट ला बच्चा कैसा लिखा गया होगा, dx/dt इज इक्वल टू k। k क्या है बेटा, के रेट कांस्टेंट है, मगर बोलना पड़ेगा रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ पाते हो ना। तो ये H2 की पावर भी 1 चपका होगा और बच्चा I2 की पावर भी 1 चपका होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अब मेरा सेकंड एग्जाम्पल थोड़ा लेंथ में बड़ा है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, उसको ऊपर रफ कर लेता हूँ। ये सेकंड एग्जाम्पल आपका काफ़ी फेमस है। ये एग्जाम्पल आपको इसलिए मेमोरी में रखने पड़ेंगे क्योंकि अगर उसने कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे दिया तो आपसे ये नहीं पूछने बैठेगा कि आप बुक के एग्जाम्पल क्यों नहीं पढ़ के आए थे। बेटा मेरे पास अगर मैं ईस्टर की एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, मतलब ईस्टर में बेस डाल के, ईस्टर में बेस, देखो भाई ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होने पर क्या क्या बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, तो मैं कराऊंगा एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराऊंगा। ठीक है, मतलब ईस्टर लेता हूँ CH3 COO C2H5, ये बेटा ईस्टर है, इसमें NaOH डाल के मैं कराऊंगा हाइड्रोलिसिस। तो वैसे तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, वैसे तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, मगर चूंकि बेस प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और साथ में एथेनॉल बन जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का देखा गया है। इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक मॉलिक्यूल ईस्टर और एक मॉलिक्यूल NaOH पर डिपेंड करता है। मतलब इसका जो रेट ला आता है वो dx/dt इज इक्वल टू k, यहाँ लिखा होता है CH3 COO C2H5 की पावर 1 और बच्चा NaOH की पावर भी यहाँ पर 1 होता है। बात क्लियर हो गई। तो ये दो एग्जाम्पल आपके हैं, बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है बेटा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रेट कांस्टेंट के यूनिट निकलवाता हूँ, है ना, हैंड डाल दो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, हेडिंग पड़ेगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर क्या, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। आप बस सेकेंड ऑर्डर का रेट ला लिख लो। क्या लिख लो बेटा, रेट ला। तो मैंने लिख लिया dx/dt इज इक्वल टू k, सेकेंड ऑर्डर का है ना बेटा, तो a की पावर में 2 चपका देंगे। ठीक है, अब जिसका जो यूनिट है मैं लगा दूंगा dx क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन होता है, तो इसका हो गया मोल पर लीटर अपॉन, नीचे मैं अभी सेकंड ले रहा हूँ। ठीक है, मिनट वगैरह भी लगा सकते हैं, के का तो निकालना है, ये हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो ये पावर 1 स्क्वायर, इससे बेटा कटेगा तो पावर 1 बचेगी। तो क्या बचा, मैं इधर लिख देता हूँ 1/सेकंड इज इक्वल टू के मोल पर लीटर। बताओ सही है। अब मेरे को के का यूनिट निकालना, तो लीटर ऊपर जाएगा मोल नीचे, मतलब लीटर हो गया, यहाँ m का मतलब मोल है, ध्यान रखिएगा,
m अपॉन में सेकेंड इज इक्वल टू के। तो बेटा k का यूनिट आ गया, इन दोनों को ऊपर ले जाओ तो लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, तो ये बेटा k का यूनिट है। अगर किसी रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर ये निकल के आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि बेटा वो सेकेंड ऑर्डर का है। वैसे तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर तक ही पढ़ना है, मगर आप सेकेंड ऑर्डर तक देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर थर्ड ऑर्डर फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि भैया मेरे थर्ड ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे से थर्ड ऑर्डर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थर्ड ऑर्डर थी, तो अपने मन से भी लिख सकते हैं इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स देन द दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बात समझे नहीं? तो ऐसे हो सकता है, मान लो ए से बी बन रहा है तो हो सकता है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू के हो जाए और a का क्यूब हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हो सकता है ए बी सी अलग अलग 3 पर डिपेंड कर जाए। फिलहाल मैं इसके एक दो फटाफट एग्जाम्पल बता लेता हूँ। एक रिएक्शन है 2NO प्लस Cl2 से बन जाता है 2NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड को वैसे थर्ड ऑर्डर का आपको बस डिफिनीशन एक एक एग्जाम्पल पढ़ के जाना चाहिए। पता नहीं कब धर दे, कहते क्यों, जब सेकंड आ सकता है तो फिर थर्ड भी तो आ सकता है। तो ये बेटा थर्ड ऑर्डर का देखा गया है। इसका रेट ला ऐसे देखा गया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, NO की पावर में 2 देखा गया है और Cl2 की पावर में बच्चा क्या देखा गया 1। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये इस तरह से थर्ड ऑर्डर का होता है। अब हम लोग कर लेते हैं बेटा इसका यूनिट ऑफ के कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो देखो ये ऊपर लिखा है, मैं इसी से ही मैंने बस थर्ड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भाई मेरे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी रिएक्शन का रेट 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा तो उससे मैं बोलता हूँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिख रखा है, ऐसे इसका रेट ला होता है। अब यूनिट ऑफ के, तो मैं यूनिट तो ए से निकालूंगा। क्या लिख लिया मैंने dx अपॉन dt इज इक्वल टू के और बच्चा a की पावर में 3। अब dx होता है कंसंट्रेशन, इसका होता है मोल पर लीटर अपॉन में सेकेंड, ये हो गया k। ये एक्टिव मास, ये भी होता है मोल पर लीटर का होल क्यूब हो जाएगा, पावर 1 से इकट्ठा 2 बचेगा। क्या बचा 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के। अब बताओ यहाँ मोल का स्क्वायर और लीटर, मोल का स्क्वायर तो ऊपर रह जाएगा, लीटर स्क्वायर नीचे आ गया। अब ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, तो लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर और सेकेंड बराबर के। तो बेटा के का यूनिट क्या निकलेगा, मैं लिखता हूँ, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो इनवर्स, तो लीटर का स्क्वायर m की पावर -2 सेकेंड का इनवर्स। तो ये जो आपका आ गया वो थर्ड ऑर्डर के लिए आपका क्या निकल आया, के का यूनिट। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने लास्ट एग्जाम्पल की, जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी आपके सिलेबस में है, मोस्टली आपके सिलेबस में है बच्चा। वो बच्चा जीरो ऑर्डर है, वो बच्चा क्या है, जीरो ऑर्डर है। और क्या है बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो भाई कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनका जो रेट होता है वो किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप चाहे ए बढ़ाओ रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो बी बढ़ाओ रेट, मतलब जो उनके पास जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वहाँ पर स्लो स्टेप होगा नहीं, सब स्टेप फास्ट होंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन का रेट जो है किसी भी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है तो इसका कैसे बना सकते हैं, मैंने ए से बी बनाया। क्या बनाया, ए से बी। अब रेट ए पर डिपेंड नहीं करेगा तो रेट ला बनेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू के और ए की पावर में बच्चा क्या लगा दूंगा 0। ये बात क्लियर है? अगर किसी रिएक्शन का रेट ला इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ ये किस ऑर्डर का हो गया बच्चा, जीरो ऑर्डर का हो गया, ठीक है। जीरो ऑर्डर का आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो जीरो ऑर्डर का, ये तो रेट ला हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल इसका क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बेटा HNO आपको पता होना चाहिए कि HNO जो होता है बेटा वो सनलाइट होता है, तो ये 2HCl बन जाता है। इस रिएक्शन का रेट वास्तव में ना H2 पर डिपेंड करता है बेटा, ना Cl2 पर डिपेंड करता है, बल्कि जो लाइट होता है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितने फोटोन फेंक के मारे जा रहे हैं, कितने फोटोन फेंक के मारे जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, मगर H2Cl2 पर डिपेंड नहीं करता। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, बच्चा H2 की पावर 0
और Cl2 की पावर 0, मतलब रेट जो है वो ना तो H2 पर डिपेंड कर रहा है और ना ही किस पर डिपेंड कर रहा है, Cl2 पर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आपके पास एग्जाम्पल भी हो गया। प्लस जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट किसी भी कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा। अब हम लोग यूनिट ऑफ के देख लेते हैं। यूनिट ऑफ के, जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट, तो बेटा यहाँ से उठा लो हम लोग, है ना, यहाँ से उठा लेते हैं। तो dx/dt इजिकल टू के हो गया और a की पावर में क्या हो गया 0। भाई a की पावर 0, वैल्यू 1 हो गई। वैल्यू क्या हो गई 1। इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो गई। तो क्या बचा मेरे पास dx/dt इजिकल टू के। बेटा अब जरा ध्यान से देख लो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही इस समय के का यूनिट है। मतलब पूछ सकता है आपसे कि जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा ऊपर क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, नीचे क्या लिखेंगे सेकेंड। अब बताइए यहाँ पर लीटर नीचे आ जाएगा तो मोल अपॉन लीटर सेकेंड बराबर के, तो आपका बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स और क्या हो गया सेकंड इनवर्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑर्डर भैया समझ में आ गए होंगे। आज मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ऑर्डर का बता दिया है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या देखेंगे बेटा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं और अपने सारे डेरिवेशंस में आएंगे। पहले जीरो ऑर्डर, उसके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, उसके हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर, उसका मेन फॉर्मूला, उसके हाफ लाइफ टाइम का। सेकंड ऑर्डर के लिए इतना नहीं पूछता है, थर्ड के लिए भी इतना नहीं पूछता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। फिर अपनी मॉलिक्युलरिटी में आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग कोलिजन थ्योरी और हमारे पास जो आरएनएस इक्वेशन उसको कंप्लीट करके इस केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करने के बाद मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होगा। क्या चालू होगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इंटर के आपके लेक्चर के तुरंत बाद मेरे नीट और जेई वाले लेक्चर्स अप्रैल मई के लिए भाई साहब लगने लग जाएंगे। अभी इंटर के लेक्चर्स लगातार चल रहे हैं और जैसे ही मेरे पास फरवरी बीतेगा, 15 फरवरी के तुरंत बाद से मेरे पास जो लेक्चर्स लगेंगे बेटा नीट और जेई वाले लगेंगे, ठीक है। तो वो बच्चे जो जेई और नीट वाले हैं वो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।